सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में वरावरा राव को दी बेल। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में फ्रीबीज के खिलाफ दर्ज पीआईएल का किया विरोध और 16 साल की लड़की के पति पर लगे पॉक्सो केस को मेघालय हाईकोर्ट ने किया रद्द। नमस्कार, मैं भद्रा सिन्हा और मैं अपूर्वा मंधानी और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर कोट अनकोट का ये एपिसोड लेके आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, शो पर हम आपको पिछले हफ्ते हुई बड़ी और दिलचस्प कोर्ट की खबरों के बारे में बताते हैं। इस हफ्ते हमारे पास आपके लिए जो सबसे पहली खबर है वो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। इस हफ्ते की 2 खबरें सुप्रीम कोर्ट से हैं। पहली जो है वो भीमा कोरेगांव केस से जुड़ी हुई है। भीमा कोरेगांव केस में वरावरा राव जो है वो तेलुगु पोएट हैं और एक्टिविस्ट हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट ने उनके स्वास्थ्य को देखते हुए इस मामले में बेल दे दी है। अब आपको बता दूं कि पिछले साल फरवरी में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें बेल दे दी थी। उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, 83 साल के हैं वो। उनको कई बार हॉस्पिटल भी शिफ्ट करना पड़ा है जेल से। इनफैक्ट नवंबर 2020 में उनको मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा जब तलोजा सेंट्रल जेल में उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। तो इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको मेडिकल ग्राउंड्स पे 6 महीने की बेल दे दी थी और इस जो 6 महीने का पीरियड है उनको हाई कोर्ट कुछ समय के लिए बढ़ाती रही। लेकिन इस साल अप्रैल में हाई कोर्ट ने और बेल बढ़ाने से इनकार कर दिया और उन्हें 3 महीने का टाइम दिया सरेंडर करने के लिए। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 महीने की कंडीशन हटा दी है। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने देखा कि अभी तक इस केस में ट्रायल की शुरुआत नहीं हुई है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है लेकिन चार्जेस अभी तक फ्रेम नहीं हुए हैं। तो इसका जो ट्रायल है, पूरा मुकदमा है, ये कई सालों तक चलेगा। इसमें 18 अक्यूज हैं जिनमें से एक फादर स्टैन स्वामी थे जिनकी पिछले साल जेल में वो भी अपनी बेल की सुनवाई का इंतज़ार कर रहे थे बॉम्बे हाई कोर्ट में और उनकी मृत्यु हो गई थी। इन सभी चीज़ों को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने वरावरा राव, जो कि वो उनका भी एज उम्र काफ़ी है तो और उनके कई तरह की स्वास्थ्य की भी परेशानियां हैं, तो इन सबको देखते हुए कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी। जी अपूर्वा, और इस पूरे मामले में जो सुनवाई चली वो लगभग 40-45 मिनट तक चली थी। सुप्रीम कोर्ट में बेंच जो थी वो जस्टिस यूयू ललित उसको हेड कर रहे थे। अब हेयरिंग के दौरान जाहिर है कि जो एनआईए है जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और बॉम्बे के एक स्पेशल कोर्ट में इसके ट्रायल का भी फॉलो अप कर रही है, उन्होंने वरावरा राव की बेल को बहुत ही स्ट्रांगली अपोज किया। इसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए और उन्होंने ये भी कोर्ट को कहा कि जो यूपा जिस के तहत वरावरा राव के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है वो दरअसल इस तरह की बेल, यानी कि स्वास्थ्य को लेके बेल जो दी जाती है, इस तरह की बेल को अलाउ नहीं करता है। वरावरा राव ने अपनी उम्र को लेके भी जो है बेल की मांग करी है। वरावरा राव 82 साल के हैं। तो इस केस में जो सीनियर लॉयर पेश हुए उन्होंने आसाराम बापू के मुकदमे का हवाला देते हुए कोर्ट को ये बोला कि आसाराम बापू को भी बेल जो है खारिज कर दी गई थी, जबकि वो बार बार कोर्ट को यही कह रहे थे कि उनकी उम्र काफी बढ़ चुकी है। मगर इन सारी बातों को रद्द करते हुए कोर्ट ने हेयरिंग के दौरान काफी सवाल किए एनआईए से। अपने ऑर्डर में कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं लिखी जिससे केस के मेरिट्स पे कोई जो है इन्फ्लुएंस हो, मगर कोर्ट की हेयरिंग के दौरान जो जस्टिस ललित हैं उन्होंने काफी सवाल उठाए पूरे ट्रायल को लेके, जिसका जवाब एनआईए के काउंसिल कोर्ट को नहीं दे पाए। दूसरी बात जो कोर्ट ने एनआईए के काउंसिल से पूछी, उन्होंने ये पूछी कि यदि यूपा स्वास्थ्य के बेसिस पे बेल अलाउ नहीं करता है तो एनआईए ने पिछले साल बॉम्बे हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को चुनौती क्यों नहीं दी जिसमें वरावरा राव को मेडिकल बेल दी गई थी। तो इस सवाल का भी एनआईए के काउंसिल के पास कोई जवाब नहीं था, मगर वो बार बार केवल यही कहते गए कि जो वरावरा राव ने जिस तरह की कॉन्स्पिरेसी करी थी उसको देख के ये लगता है वो बहुत शातिर दिमाग के आदमी है। उन्होंने ये बोला कोर्ट को कि वरावरा राव को यदि बेल मिल जाती है तो वो अपने ईमेल्स के द्वारा जो है पूरा षड्यंत्र जिस तरह से उन्होंने पहले रचा था दोबारा से रच सकते हैं। इस पे जो है कोर्ट ने एनआईए के काउंसिल से पूछा
कि इतने महीनों तक, पिछले साल से इतने महीनों तक जो है वरावरा राव बेल पे हैं, तो क्या एनआईए को ऐसा कोई, एनआईए के पास ऐसा कोई सबूत आया है जो वो कोर्ट के सामने रख सके, ये बताने के लिए कि वरावरा राव ने इतने महीनों में अपनी बेल का जो है नाजायज फायदा उठाया है? तो जब इन सारी सवालों पे एनआईए के काउंसिल कोई जवाब नहीं दे पाए, तो कोर्ट ने फिर यही ठीक समझा कि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, उनकी उम्र को देखते हुए, और जैसा अपूर्वा ने कहा, ये देखते हुए कि इसमें अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, कोर्ट ने वरावरा राव को बेल दे दी है। मगर कोर्ट ने वरावरा राव को मुंबई छोड़ने से मना कर दिया है और ये बोला है कि जो स्पेशल एनआईए की कोर्ट है, जो ज्यूरिसडिक्शन है, वो उसी ज्यूरिसडिक्शन में रहेंगे, और यदि उनको किसी भी वजह से बाहर जाना हो तो वो परमिशन लेकर ही जा सकते हैं। बिल्कुल। जो हमारे पास आपके लिए दूसरी खबर आ रही है वो भी सुप्रीम कोर्ट की गलियों से आ रही है। जो दूसरी खबर है उसके बारे में हमने आपको पिछले हफ्ते थोड़ा बताया था। ये फ्रीबीज के ऊपर पूरा जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में अब पहुंच चुका है। एक लॉयर है अश्विनी कुमार उपाध्याय, उन्होंने इसी साल जनवरी में एक PIL फाइल की थी, ये कहते हुए कि जो फ्रीबीज का ये पूरा कल्चर है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो चुनावों के समय जिस तरह के मुफ्त चीज़ों के वादे करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वो एक तरह से जो वोटर होते हैं उनको गलत तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको गलत तरह से प्रभाव पड़ता है, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस यानी कि जो स्वतंत्र चुनाव होते हैं ये उसकी नींव को हिलाते हैं। फ्रीबीज पूरा जो कल्चर है, इस पर पिछले कुछ दिनों में काफ़ी हलचल हुई है सुप्रीम कोर्ट में। जो केंद्र सरकार है, पिछली बार हमने आपको बताया था किस तरह से केंद्र सरकार ने पहली बार अपना पक्ष इस बात पे सामने रखते हुए ये कहा है, और उन्होंने इस PIL को सपोर्ट किया है, एक तरह से अपना सपोर्ट देते हुए कहा है कि ये जो फ्रीबीज का पूरा कल्चर है, ये फ्रीबीज जो राजनीतिक पार्टियां ऑफर करती हैं, ये एक तरह से जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको प्रभावित करता है। इस हफ्ते इसमें क्या हुआ कि अब आम आदमी पार्टी जो है उसने अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा। आम आदमी पार्टी इस पूरे केस में पार्टी नहीं है, लेकिन उन्होंने अब एक एप्लीकेशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, ये मांग करते हुए कि इस पूरे मैटर में उनको भी सुना जाना चाहिए। और अपनी तरफ से आम आदमी पार्टी ने ये कहा है कि मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, मुफ्त परिवहन जैसी चुनावी वादे मुफ्त नहीं है, क्योंकि ये योजनाएं असमान समाज में बेहद ज़रूरी है। उन्होंने ये इनइक्विटी की बात की है, एक तरह से असमान समाज की बात की है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की घोषणाओं को राजनीतिक पार्टियों का लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार माना जाना चाहिए। और उन्होंने एक तरह से उपाध्याय जो है इस केस में याचिकाकर्ता है, उनके जो मोटिव्स हैं इस केस को फाइल करने के पीछे, उन पर भी कई सवाल उठाए। दरअसल अपूर्वा, आम आदमी पार्टी जो है इस एप्लीकेशन के थ्रू इस पूरे मामले में एक पार्टी बनना चाहती है। जैसे आपने बताया, तो पिछले हफ्ते जो इस मामले में हियरिंग हुई थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट के सामने, उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से जो सीनियर वकील हैं, सीनियर लॉयर हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, वो पेश हुए थे। अब आपको थोड़ा यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो पहली हियरिंग हुई थी उसमें दरअसल कोर्ट ने एक कमेटी गठन करने की बात कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनमें से इस कमेटी के मेंबर्स होंगे, कुछ राज्य सरकारों से मेंबर्स होंगे, केंद्र सरकार के भी कुछ मेंबर्स होंगे, जो पूरे इस मामले पे सोच विचार करके कोर्ट को एक रिपोर्ट देंगे। अब इस कमेटी के गठन को भी आम आदमी पार्टी ने विरोध किया है। विरोध करते हुए जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, उन्होंने कोर्ट को दरअसल ये बताया कि जो पैनल का गठन करना जरूरी नहीं है, और यदि कोर्ट ये करती है तो इस पूरे मामले में जो है ये पूरा मामला राजनीतिक हो जाएगा। उनका ये कहना है कि जो चुनाव के वक्त मतदाताओं और उम्मीदवारों के बीच जो कल्याणकारी योजनाएं जो है अनाउंस की जाती, वो एक तरीके से एक सेतु की तरह काम करती हैं, जिससे वोटर्स अपना वोट तय करके अपनी एक दिशा बनाते हैं। अब इस पूरे मामले में इलेक्शन कमीशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, मगर इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से एक एफिडेविट दाखिल किया पिछले हफ्ते कोर्ट में, और उन्होंने ये कहा कि वो इस पैनल का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पहले ही अपने एक पुराने एफिडेविट के थ्रू कोर्ट को यह कहा था कि जहां तक इलेक्शन कमीशन का रोल है, वो इस मामले में
कुछ भी नहीं कहना चाहते, और यदि इस मामले में अगर कुछ हो सकता है तो वो केवल केंद्र सरकार कर सकती है, कोई कानून लाके। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जब इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन के पहले राजनीतिक दल जो फ्रीबीज अनाउंस करती हैं, तो वो वोटर्स पे डिपेंड करता है कि वो इन फ्रीबीज को कैसे देखते हैं। तो इलेक्शन कमीशन दरअसल ये कहना चाहती है कि वोटर्स ही तय कर सकते हैं कि क्या फ्रीबीज देश की अर्थव्यवस्था को खराब करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये जो पूरा मामला है ये एक तरीके से राजनीतिक रंग ले चुका है, जहां पे केंद्र सरकार इस पीआईएल को सपोर्ट कर रही है और आम आदमी पार्टी इस पीआईएल का विरोध कर रही है। अब हेयरिंग के दौरान जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने बहुत ही थोड़ी सी छोटी सी ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने ये कहा कि जहां तक याचिकाकर्ता का जो ये सवाल है कि राजनीतिक पार्टियों की जो मान्यता है उसको रद्द कर देना चाहिए, ये फ्रीबीज जो अनाउंस करते हैं उन राजनीतिक पार्टियों की मान्यता को रद्द कर देना चाहिए, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यह कहना था कि यह मुमकिन नहीं है, यह नामुमकिन है। दूसरी बात, हेयरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा, दरअसल एक तरीके से दोबारा रिपीट किया कि जो ये फ्रीबीज होते हैं, जो ये कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, ये कुछ लोगों के लिए जरूरी होती हैं जो गरीब होते हैं या जिनका स्तर बहुत ऊंचा नहीं होता। मगर हाँ, उन्होंने इस चीज को भी माना कि ये जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं ये एक स्तर तक ही दी जा सकती हैं, उसके आगे नहीं दी जा सकती, तो इस पे एक सीमा बांधनी चाहिए। उन्होंने एक बहुत ही अपूर्वा हेयरिंग के दौरान अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात किया। उन्होंने बताया कि जो उनके ससुर हैं वो एक फार्मर हैं और जिस गांव में वो रहते थे वहां पे बत्ती नहीं थी। बत्ती इसलिए नहीं थी क्योंकि जो राज्य सरकार थी उन्होंने वहां पे बत्ती की कनेक्शन देने से इनकार कर दिया था। मगर कुछ ही दिनों ने राज्य सरकार ने एक अनाउंसमेंट करी और ये कहा कि जितने भी अवैध बत्ती के कनेक्शन है उनको लीगल कर दिया जाएगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यह कहना था कि क्या इस तरह की योजना ठीक है, जहां पे आप एक तरफ लोगों को बत्ती का कनेक्शन देने के लिए मना कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आप जो इलीगल कनेक्शंस हैं उनको लीगल कर रहे हैं। तो इन्हीं सब मामलों पे पिछले हफ्ते कोर्ट में सोच विचार हुआ था। अब दोबारा से कोर्ट जो है इस मामले की सुनवाई 17 अगस्त को करेगी। बिल्कुल, और इसमें जिस तरह की कोर्ट में हियरिंग होती है, सुनवाई होती है, कुछ गर्मा गर्मी भी होती है, उसके बारे में हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। तीसरा जो हमारे पास आपके लिए केस है वो मेघालय हाईकोर्ट से आ रहा है। मेघालय हाईकोर्ट ने एक पति के खिलाफ दर्ज पॉक्सो केस को रद्द कर दिया है। आरोप ये था कि पति ने अपनी 16 साल की बीवी के साथ उनकी मर्जी से यौन संबंध बनाए, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं भारत में 18 साल से कम उम्र के किसी औरत के साथ यौन संबंध बनाने को पॉक्सो के अंदर, जो कानून है पॉक्सो के अंदर लाया जा सकता है। और उनका जो इसमें कंसेंट होता है, उनकी मर्जी से अगर बोला जाए तो उस मर्जी को वैध यूजुअली आमतौर पर नहीं वैध माना जाता। लेकिन इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि वो एक खुशहाल परिवार को खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि कोर्ट ने ये देखा कि पत्नी के साथ जो यौन संबंध बनाए गए थे, पत्नी ने कोर्ट को ये बताया, पुलिस के सामने पत्नी ने यही बोला औरत ने कि मैं 16 साल की हूँ, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से उनके साथ यौन संबंध बनाए थे, अपनी मर्जी से उनसे शादी की थी। और इसके बाद अब वो प्रेग्नेंट भी थी, जिसके बाद इस केस में एफआईआर दर्ज हुई थी, जब उनके घर वालों को और अस्पताल में पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। तो अस्पताल के अधिकारियों ने उनके घर वालों को बताया कि चूंकि वो 18 साल से कम उम्र की हैं तो इसमें उनको पुलिस के पास जाना पड़ेगा। जिसके बाद ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ था, केस शुरू हुआ, इसमें चार्जशीट भी फाइल हुई। लेकिन अब मेघालय हाईकोर्ट ने ये पूरे केस को रद्द कर दिया है। इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो थोड़े विचित्र है अपूर्वा। 2018 से दरअसल इस लड़की का संबंध जो है लड़के से बना था और 2019 में अपने पेरेंट्स की परमिशन के साथ वो इन लड़के के साथ रह रही थी। लगभग अक्टूबर 2019 के करीब जो है लड़की को मालूम चला कि वो प्रेग्नेंट है और जो प्रेगनेंसी का जो टर्म था वो 16 हफ्तों से ज्यादा हो चुका था। और जब वो हॉस्पिटल अपने चेकअप के लिए गई थी तभी हॉस्पिटल ने इस लड़की के माँ बाप को बुलाया और कहा कि भाई आपको पुलिस को जो है इसमें रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। और जैसा पूर्वा ने बताया, पॉक्सो में यदि लड़की नाबालिग होती है तो इसमें कंसेंट हो या ना हो वो इमटेरियल होता है। तो इस केस में ट्रायल चल रहा था,
मगर फिर भी लड़के की तरफ से क्वेश्चन की पिटिशन लगाई गई हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने एक्चुअली मेघालय हाईकोर्ट के एक पुराने ही ऑर्डर का हवाला देते हुए इस केस को क्वॉश किया है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में एक बहुत ही अनयूजुअल बात बोली। उन्होंने ये कहा कि पहले तो ये एक जो है इन दोनों के बीच में एक प्यार का संबंध था। लड़की ने अपने दोनों स्टेटमेंट्स में जो पुलिस को स्टेटमेंट दिया गया था और बाद में जो कोर्ट के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था, उन दोनों स्टेटमेंट्स में लड़की डटी रही और लड़की ने यही बोला कि वो खुद अपने मर्जी से जो है इस लड़के के साथ रह रही थी। फिर कोर्ट ने एक चीज और बोली कि यदि ऐसे संबंधों में जहां पे लड़की 18 साल से कम हो, यानी कि 16 या 17 साल के बीच में हो, मगर वो बच्चा देने की स्थिति में है, मतलब कि बच्चा पैदा करने की स्थिति में है, तो ऐसे केसेस में जो है पॉक्सो नहीं लगना चाहिए। और इसी की वजह से कोर्ट ने जो है पॉक्सो का केस रद्द कर दिया। फिर आखिर में कोर्ट ने ये भी टिप्पणी करी कि अब लड़की जो है वो नाबालिग नहीं रही है, अब वो मेजर हो गई है और अब दोनों खुशी से रह रहे हैं। एक जो इनका परिवार जो है वो बन चुका है और अब ऐसे केस की वजह से परिवार को तोड़ना जो है वो ठीक नहीं रहेगा। दरअसल जो कोर्ट ने अपने मेघालय हाईकोर्ट के पुराने ऑर्डर के बारे में जो हवाला दिया है पूर्वा, उस ऑर्डर में मेघालय हाईकोर्ट ने भी इसी वजह से पॉक्सो का केस एक पति के खिलाफ रद्द कर दिया था और यह कहा था कि यदि पति पॉक्सो की केस की वजह से जेल में पड़ा रहेगा तो जो लड़की है, जो उसकी पत्नी है, माना कि वो नाबालिग है, उसकी देखभाल कौन करेगा, वो उसके बच्चे की देखभाल कौन करेगा। तो इन्हीं सब ऑब्जर्वेशंस को अपने ऑर्डर में लिखते हुए मेघालय हाईकोर्ट ने इस केस को रद्द कर दिया है। बिल्कुल। तो चलिए इस हफ्ते के लिए काफ़ी है पूर्वा। बिल्कुल भद्रा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की भी बधाई देना चाहूँगी। जैसे कि हमेशा बोलती हूँ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये शो कैसा लग रहा है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।